तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत से नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले नागरिकता होता क्या है, ठीक है, और क्यों जरूरी है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, आई थिंक अरस्तु ने ही कहा था, सो कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य का नागरिक नहीं है तो वो क्या है, पशु के समान है। ठीक है, तो मतलब जो व्यक्ति कहीं का नागरिक नहीं है तो समझिए पशु के समान है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं का नागरिक होता ही है। ठीक है, बस सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या है, हम लोग भारत के नागरिक है। ठीक है, कोई आदमी ये नहीं बोलेंगे हम बिहार के नागरिक है। नागरिक देश का होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए हम लोग कहाँ के नागरिक है, हम लोग भारत के नागरिक है। ठीक है, भारत। लेकिन वही कोई व्यक्ति से अगर अमेरिका में जाके कोई पूछा जाएगा वो कहाँ का नागरिक है, तो बोलेगा भाई साहब हम तो न्यूयॉर्क के नागरिक हैं। या फिर किसी से पूछेंगे तो बोलेगा हम कैलिफोर्निया के हैं। या फिर कोई दूसरा बोलेगा हम न्यू जर्सी के हैं। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन बोल सकता है हम लोग वर्जीनिया के हैं। ठीक है, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। पहले व्यक्ति वहां पे राज्य का नागरिक होता है, स्टेट का होता है, फिर वहां पे कंट्री का होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कैसी नागरिकता है हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, एक नागरिक रहते हैं और दूसरा विदेशी है। हमारे यहाँ जो लोग आपको मिलेंगे उसमें से किस तरह के लोग मिलेंगे, या तो नागरिक होंगे या फिर विदेशी होंगे। ठीक है, माइक बंद कीजिए। भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनके इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। जो भारतीय नागरिक जो होते हैं वो राज्य के क्या होते हैं, पूर्ण सदस्य होते हैं, और उनको इस पर पूरी तरीके से निष्ठा होती है। जो भारतीय नागरिक जो होंगे, जो राज्य, जो हमारे जो नागरिक जो होंगे हमारे यहाँ के, उनके सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों अलग अलग अधिकार है। अब आपसे बोलूंगा वोट देने का अधिकार कौन सा है, तो वोट देने का अधिकार आपका एक तरह से कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार में आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी ओर जो विदेशी नागरिक जो होते हैं उनको अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसीलिए इन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पे जब भी हम राज्य लगा रहे हैं तो राज्य का मतलब पॉलिटी में देश के संदर्भ में होता है। राज्य में जब भी बोली पॉलिटी में तो उनको कंट्री के कॉन्सेप्ट में लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक तो होते हैं नागरिक जिनको अपने देश में सभी सिविल अधिकार, सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट दोनों होता है। और एक होता है विदेशी जो होते हैं, जो कि किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, उनको सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, लेकिन उनको भी होते हैं। विदेशी में भी दो तरह की विदेशी होता है, एक होता है मित्र होता है, दूसरा होता है शत्रु होता है। अब बात करेंगे मित्र क्या होता है, तो मित्र वैसे राज्य को कहा जाता है मित्र विदेशी जो कि जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हो। शत्रु में कौन आएंगे, जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो। ठीक है, तो विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके साथ भारत के साथ संबंध सकारात्मक है। जैसे नेपाल, नेपाल क्या है, फ्रेंडली कंट्री है हमारा। ठीक है, पाकिस्तान क्या है, हमारे साथ उनका युद्ध हो चुका है भविष्य में, तो बोल सकते हैं वो हमारे विदेशी शत्रु है। ठीक है, आप देखेंगे तो इनमें भी जो अधिकार जो होता है ना, इनको भी कम अधिकार होता है। मतलब विदेशी के अंदर भी हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। कभी ताजमहल गए हैं या फिर कोई भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स घूमने आप जाओगे तो वहां पे देखना टिकट का जो काउंटर जो होता है, वहां पे लिखा होगा नागरिक के लिए 20 रुपया, सार्क देश के सदस्यों के लिए 50 रुपया, जो विदेशी जो रहेंगे उनके लिए 500 रुपया। ठीक है, तो वहां पे कैटेगरी बना हुआ रहता है। तो उसी तरह से जो विदेशी जो होते हैं ना, उनमें भी दो तरह के विदेशी होते हैं। एक जो होते क्या होते हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, इनको मित्र बोला जाता है। और दूसरा जो होता है विदेशी शत्रु होता है। तो विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु, ठीक है, ये आपका नागरिक के दो कैटेगरी है, विदेशी नागरिक के। ठीक है, आप देखेंगे जैसे कि बात करेंगे जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, विदेशी शत्रु है। ठीक है, उन्हें कम अधिकार प्राप्त हो तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंद के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है से भाई साहब आपको गिरफ्तारी की जाएगी, फिर आपको नजरबंद के विरुद्ध आपको सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, वो उनको नहीं प्राप्त होते जो विदेशी नागरिक होते, शत्रु विदेशी नागरिक को। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। सबसे पहले कुछ आर्टिकल्स में मेंशन कर रहा हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 15, 16, 19, जी। 29, 30।
ठीक है, ये आर्टिकल्स है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, ये किसको मिलेंगे? तो केवल सिटीजन को मिलेंगे। कौन सा? तो ध्यान रखना है, केवल सिटीजन्स को ये मिलते हैं। ठीक है, ये भारतीय नागरिकता को ये अनुच्छेद का प्रयोग करने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। 15, 16, 19, 29 एंड 30 केवल इंडियन सिटीजन को मिलेंगे। बाकी अन्य जो फंडामेंटल राइट है वो सबको मिलते हैं। ठीक है, मतलब वो भारतीयों को भी मिलेंगे और साथ में किससे मिलेंगे? तो विदेशियों को भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट है किसे मिलेंगे? तो केवल भारतीयों को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये किसको प्राप्त होंगे? तो केवल इंडियन सिटीजन को। और बाकी जो फंडामेंटल राइट है वो सबके लिए होता है, ध्यान में इसको रखना है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान में रखना है, 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक है। 12 ठीक है, तो ध्यान रखना मुख्य रूप से आप देखोगे तो 14 से लेके 32 तक की है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे है, वैसे 12 से 35 अभी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भारतीय संविधान की बात की, नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार में विशेषाधिकार प्रदान करता है जो विदेशियों को नहीं मिलता। ये किसको मिलने वाला है? नागरिकों को मिलने वाला। आर्टिकल्स 15 किसे मिलेगा? जो कि आर्टिकल्स 15 कहता है, से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल्स 15, ठीक है, किसे मिलने वाला आर्टिकल 15? तो केवल भारतीय नागरिक को, विदेशियों को नहीं मिलेगा। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। ठीक है, लोक नियोजन मतलब जो सरकारी नौकरी जो मिलती है वहां पे राइट टू इक्वलिटी है, किसे मिलेगा? आर्टिकल 16, अफसरों की समानता का अधिकार किसे? तो केवल भारतीय को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल, कोई विदेशी आके बीपीएससी में ये नहीं बोल सकता हमको भी फॉर्म भरने दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा रहता 16 अगर उनको रहता तो पता चलता कोई नेपाल का भी, ठीक है, या फिर कहीं का दूसरे दूसरे की जगह के लोग भी आके फॉर्म भर रहे हैं। तो ये केवल भारतीयों को मिलेगा। आर्टिकल्स 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद जो किया गया है विरुद्ध अधिकारी, ये भी केवल भारतीयों को। अब चलेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आपको वाक स्वतंत्रता मतलब राइट टू स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन है। ठीक है, सम्मेलन करने का, संघ बनाने का, संचरण करने का, निवास करने का, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो किनको है? ये केवल भारतीय को है। आर्टिकल्स 19। ठीक है, वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ध्यान में रखना है, केवल भारतीयों का। मतलब अगर मान लीजिए भारत में अगर कोई मतलब आंदोलन चल रहा है, कोई विरोध चल रहा है, तो उसमें कोई विदेशी आके वहां पे आके विरोध नहीं कर सकता था। ऐसा गलती एक यूट्यूबर कर चुका है, जो जर्मनी का यूट्यूबर है। उसने हरियाणा में एक लड़की से शादी की हुई है। ठीक है, क्या कार्ल रॉक नाम है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करना। ठीक है, सीएए का वहां पे क्या चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था, एनआरसी सीए का मुद्दा जो था, तो वहां पे विद्रोह चल रहा था। ठीक है, तो ये महोदय इनको लगा से हमको इस विद्रोह में पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो ये जाके विद्रोह में जाके क्या हो गया, पार्टिसिपेट हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा आर्टिकल्स का यूज कर लिया? आर्टिकल्स 19 का यूज कर लिया, क्योंकि इनको वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। मतलब भारत के इंटरनल मैटर में कोई विदेशी बोल नहीं सकता था। भारत सरकार को ये बात पता चली, ये महोदय का वीजा जो था भारत सरकार ने कर दिया कैंसिल। ठीक है, उसके बाद ये जर्मनी में बैठे हुए थे, भारत आना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी बीवी जो थी हरियाणा की है। ठीक है, और इनको सरकार जो थी वीजा ही नहीं दे रही थी, तो इन्होंने यूट्यूब वगैरह ये सब बना के रखा था। कोई विदेशी जो है हमारे इंटरनल मैटर में नहीं बोल सकता, ना तो यहाँ पे संघ बना सकता, ना तो उनको निवास करने की स्वतंत्रता है, ना तो उनको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, और न ही उनको राइट टू एक्सप्रेस है। ठीक है, अब काल रॉक करके यूट्यूबर है, भारत पाकिस्तान का खूब उसने शेयर किया है। हरियाणा में भूतपूर्व कोई एमएलए, उनकी बेटी से उनका विवाह हुआ, आप सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, अब आता संस्कृति, तो उसने इसका प्रयोग किया था जर्मनी के नागरिक होने के बावजूद भी, तो इसका प्रयोग कोई विदेशी नहीं कर सकता है। ठीक है, कौन करेगा? तो केवल हम इंडियन ही करेंगे। जैसे बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कोई विदेशी आके उस प्रोटेस्ट में आपके लिए आवाज नहीं उठा सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो पहले तो डिपोर्ट किए जाएंगे, इन फ्यूचर कभी भी उनको भारत में आने की जो वीजा लेना पड़ता है ना किसी देश में प्रवेश करने से पहले, तो वो सब उसको मिलना बंद हो जाएगा। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बात करेंगे, तो ये भी केवल किनको मिलता है? इंडियंस को मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं? तो 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है, किसको प्राप्त है? केवल ये फंडामेंटल राइट केवल भारतीयों को। ठीक है, बाकी जो भी आर्टिकल्स है, बाकी जो भी अनुच्छेद है फंडामेंटल राइट के, सबके सब सबको मिलता है, विदेशियों को भी और किसको? इंडियंस को भी। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना, विदेशी में भी दो तरह के विदेशी बताए। कैसे कैसे बताया आपने?
दो मित्र तरह के राष्ट्र क्या क्या बताया? सर एक मित्र और एक मित्र जिनसे युद्ध चल रहा हो। बिल्कुल ठीक है, एक मित्र जिनके साथ एक शत्रु होता है, विदेशी में भी दो है, तो विदेशी में सारे तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है शत्रु वाले जो विदेशी जो होंगे ना, उनको कुछ आर्टिकल से उनको बैन किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 22 जो है वो शत्रु वाले जो विदेशी होंगे उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे मित्र विदेशी होंगे उनको 22 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक चलिए है अब सर। चलते हैं आगे। हाँ, लोकसभा राज्य विधानसभा का चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? नागरिक कर सकता है, फिर विदेशी भी कर सकता है? नागरिक। सिर्फ केवल नागरिक। नागरिक कर सकता है। ठीक है, केवल संसद या फिर नागरिक राज्य करेगा। विधान, हाँ, संसद एवं राज्य विधानमंडल, संसद मतलब पार्लियामेंट, या फिर राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए जो मेंबरशिप का जो चुनाव जो होता है वो कौन लड़ सकता है? तो केवल सिर्फ भारतीय। भारतीय। ना भारतीय नागरिक। सार्वजनिक पद हो गए, ठीक है, सार्वजनिक पद की बात करें, जैसे राष्ट्रपति महोदय का पद हो गया, उसके बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पद हो गया, राज्यों के राज्यपाल के पद हो गए, ठीक है, एडवोकेट जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, ये सब के पद पे कौन बैठ सकते हैं? तो केवल सिर्फ भारतीय नागरिक। सिटीजनशिप ही। ठीक है, ध्यान केवल रखना, भारतीय ध्यान नागरिक। रखना। बिल्कुल। अब भारतीय नागरिक कौन होंगे? तो भारतीय नागरिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जन्म से नागरिक होने चाहिए। जैसे अमेरिका पे महत्वपूर्ण पद या फिर राष्ट्रपति के पद पे बैठने के लिए वहां पे जन्म से नागरिक होना चाहिए। भारत में कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैटर ये नहीं है सिर्फ जन्म से नागरिक है कि या फिर प्राकृतिक रूप से नागरिक है। प्राकृतिक रूप से नागरिक क्या हुआ? तो बहुत सारे सिटीजनशिप लेने का तरीका होता है। अगर किसी भी आधार पर अगर उसको सिटीजनशिप मिला है तो वो बन सकता है। ठीक है, अब उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है। भाई जहां पे अधिकार की बात होती है तो वहां पे तो आपका कर्तव्य भी तो होता है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे अधिकार कर्तव्य को अगर क्लास के हिसाब से अगर देखें तो आप लोग कहते हो क्लास कब होगी, हम बोलते होगी, लेकिन क्या कर्तव्य बनता है क्लास में? डिसिप्लिन के हिसाब से रखे, एक दूसरे का सम्मान करे, आपके साथ पढ़ने वाले लोग उनका सम्मान करें। तो जहाँ पे राइट की बात करते हो तो वहां पे ड्यूटीज भी होती है। ठीक है, इसलिए जब भारतीय संविधान की बात की गई तो शुरू में राइट ही राइट था, लेकिन सिटीजन जो थे यहाँ पे थोड़ा से उदंडता देखने को मिल रही थी। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी बात किया गया से लोगों को डिसिप्लिन डालने के लिए, चलो अधिकार बहुत दिया, आप थोड़ा कर्तव्य के ऊपर भी काम करें। और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पे भारतीय संविधान में ड्यूटी को भी शामिल किया गया, जो कि शुरू से नहीं था। ठीक है, अब हमारा कर्तव्य क्या है? तो सबसे पहला कर्तव्य से भाई साहब, एज ए गुड सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सभी लोग हम में से टैक्स पे करते हैं। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स करते होंगे, जो सैलरी पर्सन होंगे ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्ट हो जाता होगा। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से टैक्स उसमें जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं? तो पहला तो हो गया, एज ए सिटीजनशिप हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हम लोग क्या करें? कर का भुगतान करें। ठीक है, दूसरा जो था राष्ट्रीय ध्वज हो गया, नेशनल फ्लैग। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में नेशनल फ्लैग से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिली होगी। 26 जनवरी में कई जगह पे आपने देखा होगा सड़क के किनारे गिरी हुई है, गाड़ी चल रहा है, पैर से लोग उसके ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? एक तो सम्मान हो गया। तो एक हमारा कर्तव्य ये बनता है, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, उनका हम लोग सम्मान करें। कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा है तो हम लोग खड़े हो जाए सम्मान पे। ठीक है, ये चीजें बनती है। देश की रक्षा करने का भी हमारा क्या है? दायित्व बनता है। जब आवश्यकता हो तो देश अगर हमें बुलाता है तो हम लोग जाए, देश की रक्षा करें। ये सब क्या हमारा कर्तव्य है। तो बहुत सारा अधिकार के बावजूद हमें कुछ कर्तव्य का भी पालन करना पड़ता है। अब भारत में नागरिक क्या होता है? जन्म या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जन्म से भी और साथ में प्राकृतिक रूप से भी। जबकि अमेरिका में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो जो व्यक्ति केवल वहीं पे केवल रहने वाले। जन्म हो। ठीक है, ध्यान में रखना। अब मैंने बताया शुरू में हमारे यहाँ कैसा सिटीजनशिप है, क्या बताओगे? तो वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ कैसा सिटीजनशिप है? ठीक है, एकल नागरिकता, मतलब हमारा नागरिकता देश से रिलेट करता है, न कि राज्य से। अब बात करें भारत की संविधान कैसी है? संघीय है। ठीक है, संघीय में क्या होता है? जहां पे संघीय जो होता है, जिसे संघीय हमारा यूनियन है, हम लोग संघीय है, तो यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच में होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के बीच में क्या होता है?
शक्ति का बंटवारा होता है, जिसमें केंद्र की अपनी सरकारें होती है, राज्य की अपनी सरकारें होती है। तो इसके बावजूद भी केंद्र की अपनी सरकार है, राज्य की अपनी सरकार है, लेकिन नागरिकता क्या है? डुअल नहीं है। नागरिकता कैसी है? सिंगल है। एकल। मतलब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। डेट मीन्स राज्यों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी पृथक रूप से नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन और अन्य संघीय राज्यों की अगर तुलना करें, अगर मान लो किसी मैं अगर इसे प्रश्न पूछूं, अगर व्यक्ति को केवल एक ही नागरिकता दी गई है, केवल केंद्र की नागरिकता दी गई है, देश की नागरिकता दी गई है, राज्य की नागरिकता नहीं दी गई है, तो व्यक्ति के शक्ति को मजबूत करता है या फिर व्यक्ति की शक्ति को कम करता है? मजबूत करेगा ना। कम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर डुअल सिटीजनशिप अगर मिलता है तो व्यक्ति के शक्ति को मजबूत करता है। तो संघीय शासन व्यवस्था का गुण क्या है? तो डुअल सिटीजनशिप। क्या है? डुअल सिटीजनशिप। आप बोलोगे सर संघीय शासन व्यवस्था का गुण जो है डुअल सिटीजनशिप है, तो भारत में फिर सिंगल सिटीजनशिप है? तो बिल्कुल भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था का गुण जो है डुअल सिटीजनशिप है। तो वैसे देश जो कि संघीय शासन व्यवस्था का हूबहू चीजों का पालन करते हैं, वहां पे आपको मिलेगा डुअल सिटीजनशिप। तो कहां पे मिलेगा डुअल सिटीजनशिप? तो अमेरिका में मिलेगा। और अमेरिका, आपको कहां पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए भारत में तो कहते हैं ऐसे, भारत में क्या फेडरल, फेडरल तो नहीं, यूनियन है हम लोग, लेकिन संघीय का मतलब फेडरल ही होता है। लेकिन भारत पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, पूरी तरीके से संघीय नहीं है। भारत को किस क्या कहते हैं? अर्ध संघीय कहते हैं, या फिर क्वासी फेडरल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? भारत को पूरी तरह से संघीय कहा जाता है। केसीबीआर ने क्या कहा है? तो भारत क्या एक अर्ध संघीय राज है। ठीक है, क्यों अर्ध संघीय राज्य है? क्योंकि रीजन यही है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था के बहुत सारे गुणों का पालन भारत नहीं करता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप देने से केंद्र मजबूत होता है, न कि व्यक्ति मजबूत होता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना है, जब भी नियम बनाने की आवश्यकता होगी अमेरिका में, तो बिना राज्य के परमिशन से वहां पे लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार से वंचित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसमें राज्य की भी भूमिका हो जाएगी। तो सेंटर चाहते हुए भी बिना राज्य की अनुमति से ये चीजें नहीं कर सकता है। तो नागरिकता के अधिकार में क्या होगा? बढ़ोतरी हुआ, जहां पे डुअल सिटीजनशिप होगी वहां पे। ठीक है, अमेरिका की बात करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का न केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है या फिर रहती है। ठीक है, इस तरह से अगर बात करेंगे तो अमेरिका में जो नागरिकता जो है सिटीजनशिप है, वो कैसा है? डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, और और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो दोहरा अधिकार प्राप्त होगा तो क्या होगा? पावर को मजबूत करेगा लोगों को कि कमजोर करेगा? मजबूत करेगा ना, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ आए? अगर सिंगल सिटीजनशिप देंगे तो लोगों का शक्ति क्या होगा? कमजोर होगा, उनके अधिकार कमजोर होंगे। लेकिन डुअल सिटीजनशिप देंगे तो उनको अधिक शक्ति मिलेगी। ठीक है, इसलिए भारत में जो नागरिक जो है वो अपने शक्ति का प्रयोग अमेरिका के नागरिक की तुलना में उतने बेहतर ढंग से नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसलिए अमेरिका के लोगों के पास बहुत अधिक अधिकार है कंपेरिजन टू इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखना, इसे नहीं भूलेंगे। अब ये बात करेंगे, ये व्यवस्था की बात करेंगे, इनका एक दोष भी है। ये व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, नहीं कर सकती है? अब मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी राज्य में चले जाएंगे तो क्या होगा? तमिलनाडु में चले जाओ, कोई पूछेगा किस देश के नागरिक, कहाँ के नागरिक हो, किस राज्य के नागरिक, ऐसा नहीं ना पूछेगा। तमिलनाडु वाला भी भारत के नागरिक है, बिहार वाला भी भारत के नागरिक है। लेकिन वही अमेरिका का कोई व्यक्ति वर्जीनिया से न्यू जर्सी जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। एक तो भाई पहले सबके सब अमेरिका के नागरिक है, ऊपर से सबसे पहले मुझे कहाँ के नागरिक, बोले वर्जीनिया के नागरिक है, वो बोलेगा न्यू जर्सी के नागरिक है। तो कहीं ना कहीं से ये एक भेदभाव भी पैदा करता है। और इंडिया जो था लैंड ऑफ डाइवर्सिटी था, ठीक है, विविधताओं का देश था। यहाँ पे बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग रहते थे, इसलिए उनमें डाइवर्सिटी बनाने के लिए, उनमें यूनिटी लाने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान हमारे संविधान वालों ने, संविधान बनाने वाले जो विशेषज्ञ थे, उस समय के सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन जो थे वो संविधान सभा में बैठे हुए, तो उन्होंने ऐसा सोच के बनाया। ठीक है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव बरत सकता है, ये भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को क्या किया गया है? अपनाया गया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें इसको समझेंगे। भारत में सभी नागरिकों के, चाहे उसका जन्म कहीं और
और निवास कहीं और है, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का है तो उसका जन्म बिहार में हुआ, तो बिहार में जो फंडामेंटल राइट का यूज कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति कश्मीर में जाएगा तो उसी फंडामेंटल राइट का यूज करेगा, क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में उसके अधिकार क्या रहेंगे, क्या रहेंगे वो अधिकार समान। एक ही जैसे रहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, बशर्ते कि उस राज्य ने, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रखकर कुछ कानून न बनाया हो। ठीक है, जैसे बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो सपोर्ट है, समझो कोई व्यक्ति आया राजस्थान से आया, ठीक है, तो बोलेगा भाई खाने पीने का अधिकार तो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन बिहार में आएगा तो भाई पीने की व्यवस्था तो यहाँ पे नहीं है ना। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 47 क्या कहता है, राज्य अगर चाहेगा तो ऐसे चीजों पे प्रतिबंध लगा सकता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ 46 पे में कुछ है। चीजें 46 में है ना। 46 47 में होगा। ठीक है, ध्यान रखते हैं यहाँ पे बैन है, तो ध्यान में रख रहा है। तो हाँ कोई भी 47 नागरिक सही कहीं है। भी किसी भी राज्य में जाके अपने अधिकार के समान रूप से प्रयोग कर सकता है भारत में। ठीक है, और इसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते इसके कुछ अपवाद है, उस अपवाद के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक अपवाद मैंने बता दिया, जो हो सकता है राज्य उससे संबंधित कानून बना सकती है जो कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हो। एक तो वो हो गया, सबसे पहले देखेंगे कुछ अपवाद क्या क्या है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य के केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को अपनाया। आप बोलोगे सर ये मैंने क्या बता दिया, तो मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति मान लो किसे रहता है मेघालय के किसी गांव में रहता है, ठीक है, मेघालय के किसी गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति ए है, और कोई व्यक्ति जो है दिल्ली में रहता है, दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहता है। ठीक है, और दोनों के यूपीएससी के एग्जाम देना है। अब व्यक्ति मेघालय के किसी गांव में रहता है जहां पे ठीक से लाइट भी नहीं पहुंचती है, एक व्यक्ति वैसे जगह पे रहता है जो कि मतलब यूपीएससी का हब माना जाता है, और दोनों को सेम परीक्षा देनी है। तो बताओ ये बी व्यक्ति जो कि राजेंद्र नगर में रहता है और ए व्यक्ति मेघालय के किसी गांव में रहता है, उसके कैलिबर का कभी ये बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में राज्य भेदभाव कर सकती है। आप बोलोगे राज्य भेदभाव कैसे करेगी, तो राज्य भेदभाव दोनों के डोमिसाइल के आधार पे कर रही है। ठीक है, और किस प्रकार से कर रही है, मान लो कि यूपीएससी के कटअप में एक को ज्वाइनिंग करवा दे 115 नंबर पे, ठीक है, इसको ज्वाइनिंग करवा 135 नंबर पे। ठीक है, सपोज डेट मैंने एग्जाम्पल बताया। या फिर मान लो किसी जैसे कोई व्यक्ति बिहार का है, तो बिहार में जो नौकरी जो आएगी, ठीक है, और कोई व्यक्ति बाहर से आके जो एग्जाम देगा, तो दोनों के बीच में जो भेदभाव जो किया जाएगा उनके निवास स्थान के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है, और ऐसे भेदभाव को वाजिब माना गया है, ऐसे भेदभाव को सापेक्ष माना गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है एग्जाम देने, तो उसकी कैटेगरी क्या होती है, जनरल में आता है, आता है ना। और आप लोग बिहार के अगर निवासी हो तो आपका क्या देखिए ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, बहुत सारा अलग अलग कटअप बनता है। तो इस आधार पे भेदभाव किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना। इसको भेदभाव का आधार नहीं माना जाता है। ये कह सकते हैं भेदभाव भी दो तरह का होता है, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला, तो ये अच्छा वाला भेदभाव है। ठीक है, भारत सरकार को अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करें। ठीक है, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोमिसाइल, अभी बिहार में देखिएगा बार बार बोला से डोमिसाइल लागू करे, डोमिसाइल लागू करे। अब डोमिसाइल लागू करने से क्या हो जाएगा, डोमिसाइल लागू करने से ये चीजें हो जाएगी, तो मान लो कि इसे कोई नौकरी निकलती जहां पे 1000 पद है, तो 1000 पद में से बोलेगा 50% पद पे कहीं दूसरे जगह के लोग आ ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पे डोमिसाइल लागू करिए, 500 पद जो रहेगा बिहार वालों के लोगों के लिए फिक्स रहेगा। तब बच गया कितना, ये 500 पद गया, बच गया। ठीक है, 500 पद पे सभी लोग फाइट कर सकते हैं। इसमें वैसे लोग भी फाइट कर सकते हैं जो कि बिहार से भी है, बाहर से भी है, सब के सब इसमें फाइट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे राज्य थे जो कि बहुत ही पिछड़े हुए थे, और भारतीय संघ में जब वो शामिल हुए तो उन्होंने उनके लिए निवास की अनिवार्यता कर दिया गया, मतलब वहां पे डोमिसाइल लागू कर दिया गया। समझ गया ना, मतलब आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में जो नौकरियां जो निकलेगी, तो वहां के लोगों के लिए पहले विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो 16 हो गया ना। आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 क्या कहता है,
आर्टिकल 15 कहता है भाई साहब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, ये याद कर लो, ये ना बार बार मेंस में लिखने के लिए आता है, ठीक है। और आर्टिकल 15 जब मौका मिलेगा ना, फिल्म भी आई थी वो भी देख लेना, ठीक है। तो एक क्या आधार है, तो इसमें टोटल जो है तो ध्यान में रखना है कितने, तो यहाँ पे 5 आधार है। कौन कौन से है, धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब ध्यान में एक ये भी जन्म स्थान, निवास भी कह सकते हैं, जन्म स्थान या निवास दोनों से भी होता है। इसके आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव होने के लिए प्रतिबंध लगाता है, लेकिन फिर भी होता है, ठीक है, फिर भी होता। कैसे होता है उसको देखेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है, ठीक है। ध्यान में जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा के क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों को शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जिसे मान लो किसे बीपीएससी का फॉर्म भरते हो तो कितना पैसा देते हो, लड़कियां बोलेगी कितना कितना पैसा देना होता है, कितना देना होता है, 200 300 500 जो भी होगा, ठीक है। वही फॉर्म अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर भरता है, सपोज दैट, तो कैटेगरी उनका जनरल हो जाता है, उनको वो छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राज्य जो है आपको शैक्षणिक शुल्क में क्या दे रही है, छूट दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब किस आधार पे भेदभाव हो गया, तो निवास के आधार पे, रेसिडेंस के हिसाब पे क्या हो गया, भेदभाव हो गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा आधार क्या होगा, तो तीसरा होगा निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई व्यक्ति बोलेगा ऐसे, भाई साहब हमारा अधिकार है भारत के किसी भी हिस्सा में घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बेवकूफ होंगे वो बोलेंगे से हमको जाना है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में वहां पे जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में, शेम्पेन है, जारवा है, ठीक है। और उनका जहां पे निवास स्थान होता है ना, वहीं पे हमको घर बना के रखना है। तो बोलेगा ऐसा क्यों, तो हमको कहीं भी घूमने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, तुम कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आप अंडमान निकोबार में जाके शम्पेन और जरवा जनजाति के आसपास घर बना के नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए इस आर्टिकल्स का प्रयोग जो है करना है, ठीक है। आपको निवास एवं स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र को भी रख दिया गया, ताकि जो अनुसूचित जनजाति है उनकी हित का सुरक्षा का विषय शामिल हो, ठीक है। तो पता चलता बहुत सारे लोग जो है कहीं भी चले जाते। जैसे मिजोरम में आप जाओगे तो वहां पे एक एक्ट यूज होता है, क्या नाम उस एक्ट का, इनर लाइन परमिट, ठीक है। लेट मी रिमेम्बर, इनर लाइन परमिट होता है, ठीक है। मतलब अगर मिजोरम में अगर आपको घूमने जाना है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जनजातीय इलाका में ध्यान में रखना है, बहुत सारे जनजातीय इलाका में, ठीक है, लोगों को जाने से मतलब क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, ताकि किनके हितों की रक्षा हो सके, जो एसटी समुदाय के लोग जो है उनके हितों का, ठीक है, ध्यान में रखना है, रक्षा हो सके, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित किया गया। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि से बचाने के लिए किया गया, ठीक है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने और उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी, उनकी संपत्ति को भी बचाएंगे, उनके कल्चर को भी बचाएंगे, उनके, ध्यान में रखना है, इन सारे चीजों को बचाने के लिए किया गया ना। तो पता चलता कोई भी जनजातीय क्षेत्र में कोई भी लोग जाके घर बना ले रहा है, उनको परेशान कर रहा है, उनको लूट रहा है, तो ये सारी चीजें होती, इसलिए अधिकार दिया गया है। तो किस किस अधिकार पे भेदभाव किया जा सकता है नागरिकों के भी बीच में भी, तो आर्टिकल 19 के आधार पे, आर्टिकल 15 के आधार पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा था भाई, आर्टिकल 16 के आधार पे, ठीक है। 15, 16, 19 के आधार पे क्या क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। लेकिन कैसा भेदभाव है, अच्छा वाला भेदभाव है कि खराब वाला भेदभाव है, तो क्या बताओगे, ठीक है, ये अच्छा वाला भेदभाव है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, मान लो यहाँ पे बहुत सारे होता है, आगे चल के भी देखेंगे। आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, उसमें भी लड़का और लड़की के बीच में भेद होता है। जैसे मान लो जैसे पुलिस के दौड़ की बात करेंगे, आर्मी में जो दौड़ जो होता है, तो उसमें लड़का को बोलता है 1600 मीटर दौड़ो, लड़की को बोलता है 1000 मीटर दौड़ो। तो भाई दोनों का शरीर का बनावट कैलिबर अलग अलग है, दोनों में कोई क्षमता ही नहीं है। तो हमारा संविधान कहता है ना, समान के साथ समान वाली बात होती है, ठीक है। समझ, अगर भेदभाव होगा तो समान के साथ, ठीक है, मतलब हाँ, इंटरलिंक्ड है सर।
हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर भेदभाव, अगर अगर आपको समानता की बात हो रही तो लड़का लड़का में समानता, लड़की लड़की में समानता, लड़का लड़की में कोई समानता नहीं। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में। 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर की विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। 2019 तक, ठीक है, जब वहां पर 370 नहीं हटा था। उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू कश्मीर के राज्य के अस्थायी निवासी और ऐसे अस्थायी निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधा प्रदान की गई थी। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए। पहला, राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करना, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। किनके पास था? ये सारे अधिकार जो थे जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आया आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A पर आधारित है। यह अनुच्छेद संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा दे रखा था। 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू, ठीक है, लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति के विशेष दर्जे को क्या किया, वापस ले लिया। यहाँ पे और भी बहुत सारे खराब आदेश थे, जो कि बहुत सारी चीजें जो थी शादी उदी से रिलेटेड जो था, शादी करने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा, ये भी आपको ध्यान में रखना। इन सारे अधिकार को क्या किया गया, नए आदेश से जितने भी पूर्व के आदेश जो था उस सबको अधिक्रमित कर दिया गया। अधिक्रमित करने का मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं भारत की नागरिकता के ऊपर बात करते हैं। तो भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता भारत में कैसी है? कनाडा की तरह एकल नागरिकता है, क्योंकि कनाडा में भी केंद्र क्या है, सशक्त है। कनाडा में केंद्र क्या है, सशक्त है। ठीक है, भारत में भी केंद्र क्या है, सशक्त है। दोनों जगह सिंगल सिटीजनशिप यूज होता है। वहां पर भी संघ है, भारत में भी संघ है, लेकिन भारत का संघ कनाडा के संघ के तर्ज पे है, न कि मतलब ऑस्ट्रेलिया और या फिर अमेरिका के संघ के तर्ज पे है। ठीक है, ब्रिटेन में संघ नहीं है। ठीक है, पढ़िए आगे। आवाज नहीं आ रही है। किया गया सर, ब्रिटेन देश में नहीं एकल नागरिकता है सर। एकल नागरिकता कहां से ले गया वो बात नहीं है, हम बात करें भारत की एकल नागरिकता किसकी जैसी है। ठीक है, तो कनाडा की जैसी है। ठीक है, ध्यान रखना। और कैसी है, एकीकृत अधिकार है कुछ मामलों को छोड़कर। ये व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच में एकता बनाए रखने के लिए की गई। जैसे तमिलनाडु में जाके कोई नहीं बोलेगा हम तमिलनाडु के नागरिक, हम बिहार के नागरिक है, आंध्र प्रदेश के नागरिक है, सबके सब क्या बोलेंगे, हम भारत के नागरिक है। क्या आएगा, यूनिटी आएगी, भाईचारा आएगा। ठीक है, और ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद बहुत ज्यादा भी हाल फिलहाल में हमेशा निकल कर आते रहता है। इस तरह के संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन अभी भी सांप्रदायिकता है, कॉमनल राइट्स हो गया, वर्ग संघर्ष है, जातीय युद्ध है, भाषाई विवाद। अभी हाल फिलहाल में अश्विन का एक विवाद आपने सुना होगा, उसने कहा था हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, उसके लेकर काफी अधिक विवाद हो गया था। हमेशा देखते हुए ट्विटर पे साउथ वाले नॉर्थ वाले आपस में लड़ते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इन सब चीजों पे काम करना है। कल के क्लास में हम देखेंगे नागरिकता को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, संवैधानिक उपबंध क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ाता हूँ तो थोड़ा घर से पढ़ के रहा करो, तभी समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा हम पढ़ा रहे ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, हम ही पढ़ा रहे, हम ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ कर आया कीजिए। सिटीजनशिप का चैप्टर है, बेसिक चीजें मैंने बता दी है। कल ये पढ़ कर आना, संवैधानिक उपबंध पढ़ कर आना, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूंगा इसका। ठीक है, नागरिकता कैसे मिलता है, नागरिकता कैसे छूटता है, ये सब समझना है। ठीक है, ये काफी टफ लगेगा इसको समझना। ठीक है, ये मतलब सबसे ज्यादा टफेस्ट चैप्टर माना जाता है पॉलिटी को, इसको समझना। ठीक है, ओसीसी क्या होता है, फॉरेनर क्या होता है, किस प्रकार से एनआरआई क्या होता है, ये सबको कल के क्लास में समझना है। ठीक है।